नमो नमः दोस्तों, मैं दीपक कुमार पांडे। मैं आज आपको अनुष्टुप छंद पढ़ाऊंगा। छंद दो तरह के होते हैं। छंद के दो भेद हैं, एक लौकिक छंद, एक वैदिक छंद। तो अनुष्टुप छंद लौकिक छंद है और लौकिक छंद में प्रथम छंद अनुष्टुप छंद को माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि अनुष्टुप छंद के आविष्कर्ता हैं। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। अब छंद के बारे में कुछ जानकारियाँ समझेंगे। प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं, अर्थात संस्कृत के जो भी श्लोक होते हैं उसमें हर एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, अर्थात 4 भागों में बंटा होता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद 8-8 अक्षर में होते हैं। श्लोक बता दिए 4 भागों में बंटा होता है, तो एक पाद में 8 अक्षर होता है अनुष्टुप छंद में। इस प्रकार अनुष्टुप छंद में कुल 32 अक्षर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको दीर्घस्वर माना गया है, इसे दीर्घस्वर माना जाता है। दीर्घस्वर को ही छंद की भाषा में गुरु बोलते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। छंद की भाषा में ह्रस्व को लघु बोलते हैं और विशेष परिस्थिति में ह्रस्व स्वर के बाद अगर संयुक्त वर्ण आए तो उस ह्रस्व स्वर को दीर्घ माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे उदाहरण में पता चलेगा। अब अनुष्टुप छंद के लक्षण को समझते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। पहले पाद के अर्थ को समझेंगे। श्लोक के षष्ठम गुरुम ज्ञेयम, श्लोक का छठा वर्ण गुरु होगा। छठा वर्ण अर्थात एक श्लोक के 4 पाद होते हैं और हर एक पाद का छठा वर्ण गुरु होगा, अर्थात दीर्घ होगा। सर्वत्र लघु पंचमम, और हर एक पाद का पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पाद का 5वां वर्ण लघु होगा, अर्थात ह्रस्व होगा। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, यहाँ तक अर्थ लेंगे तो समझ में आएगा। दूसरे और चौथे पाद का, दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण ह्रस्व होता है। दूसरे और चौथे पाद का 7वां वर्ण ह्रस्व होगा और सप्तमम दीर्घमन्ययोः, अन्ययोः, अर्थात दूसरे और चौथे के बारे में बतला दिया गया है, तो दूसरे और चौथे पाद को छोड़कर, अर्थात पहला और तीसरा पाद, पहले और तीसरे पाद का 7वां वर्ण दीर्घ होगा। यह सप्तमम शब्द का 2 बार अन्वय करेंगे। एक बार दूसरे और चौथे पाद के साथ अन्वय होगा और दूसरे बार पहले और तीसरे पाद के साथ अन्वय होगा। एक बार ह्रस्व को बतलाएगा, एक बार दीर्घ को बतलाएगा। अब इसी बातों को नीचे हिंदी में लिख दिया हूँ। प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु अर्थात दीर्घ, 5वां अक्षर लघु एवं दूसरे और चौथे का 7वां वर्ण ह्रस्व तथा पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण दीर्घ होता है। अब इसके उदाहरण को समझेंगे। ययाते रिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमताम्भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुम अवाप्नुहि। ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का है।
महर्षि कण्व की उक्ति है, ऋषि कण्व की उक्ति है, शकुंतला के प्रति ये उक्ति है। पहला पाद है ययाते रिव शर्मिष्ठा। अब हम लक्षण को ध्यान में करेंगे। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोक हर एक पाद का छठा वर्ण गुरु और पांचवा वर्ण लघु होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। छठा वर्ण देखिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे छठा वर्ण हुआ तालव्य श, और इसका छठा वर्ण हुआ 1 2 3 4 5 6 ता। इसका छठा वर्ण हुआ 1 2 3 4 5 6। इसका छठा वर्ण हुआ स स, और इसका छठा वर्ण हुआ चौथे पाद का 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखे छठा वर्ण दीर्घ है, वा भी दीर्घ है, यहाँ पे ता भी दीर्घ है छठा वर्ण। यहाँ पे स के बाद म आधा है, म संयुक्त है, इसीलिए स के बाद संयुक्त वर्ण होने की वजह से स दीर्घ हो गया। ठीक इसी प्रकार प्रथम पाद का श भी होगा, क्योंकि इसके बाद रेप है, संयुक्त रेप है। रेप का मतलब ही हुआ र जहाँ संयुक्त अवस्था में हो, तो स भी यहाँ पे दीर्घ हो गया। तो श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम, श्लोक का छठा वर्ण गुरु हो गया। सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह पांचवा वर्ण लघु होगा। अब यहाँ पे स था छठा वर्ण, तो पांचवा वर्ण हो गया व, यहाँ पे पांचवा वर्ण हो गया म, यहाँ पे पांचवा वर्ण हो गया पी, यहाँ पे पांचवा वर्ण हो गया म। तो यहाँ पर देखिए व या याते रिव में व ह्रस्व स्वर है। भर्तु दूसरे पाद का भर्तुर बहुमता भव में म ह्रस्व है। सुतम त्वमपि में प में छोटी कार है, इसीलिए ये भी ह्रस्व है। और पूर्वमवाप्नुहि में म में भी अ है, अर्थात ये भी ह्रस्व है। तो इस प्रकार पहले और दूसरे पाद को हम समझ गए। श्लोके षष्ठम गुरुम ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, यहाँ तक हम समझते हैं कि सभी लोग समझ गए। अब चौथे पाद को समझेंगे, तीसरे और चौथे पाद को समझेंगे। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण ह्रस्व होगा, और पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण दीर्घ होगा। दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण ह्रस्व होगा, और पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण दीर्घ होगा। अब इसको देखेंगे लक्षण में, उदाहरण में। ये हुआ दूसरा पाद, ये हुआ चौथा पाद। अब यहाँ पे सातवां वर्ण हुआ, अब यहाँ पे सातवां वर्ण हुआ भ, और यहाँ पे हुआ नु। तो दूसरे और चौथे पाद का सातवां वर्ण हो गया लघु। द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अन्य में आया पहला और तीसरा पाद।
पहले और तीसरे पाद का सातवां वर्ण देखेंगे तो इसका सातवां वर्ण हुआ मी, मोह में छोटी कार, और यहाँ पे है मरा। ऊपर यहाँ पे मौ में छोटी कार है, मौ में छोटी कार है, छोटी कार है, लेकिन उसके बाद संयुक्त श है, इसीलिए म को दीर्घ माना जाएगा। और नीचे तीसरे पाद में यहाँ पे म आधा है, संयुक्त है, इसके बाद रा है। तो यानी यहाँ पे रा हो गया सातवां वर्ण। तो रा में भी आ दिख रहा है, ये भी दीर्घ हो गया है। इस प्रकार अनुष्टुप छंद का जो लक्षण था वो इस उदाहरण में पूर्णतया घट गया, इसलिए यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण हुआ। इस प्रकार आप लोग अनुष्टुप छंद समझ गए होंगे। आप कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को शेयर करेंगे। धन्यवाद। मैं आगे भी और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।